साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमारी बातचीत के केंद्र में 2024 का आम चुनाव है। 2024 में आम चुनाव को लेकर बिसात बिछने का क्रम जारी है। प्रतिपक्ष की तरफ से कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती दी जा सके, और इस मजबूत चुनौती के संदर्भ में कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जनता दल हो या अन्य तमाम दल हो, ये सब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अलग अलग लड़के भाजपा को और नरेंद्र मोदी को रोकना संभव नहीं है। इसलिए तय किया चलो मिलकर कोशिश करते हैं। जब उन्होंने मिलने जुलने के संदर्भ में कोशिश की तो देश की राजनीति में उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। इसलिए नहीं लिया गया कि ये सब आपस में इतने लड़ते मरते रहते हैं कि लोगों को लगा कहां साथ मिलेंगे, कहां साथ बैठेंगे, कहां कुछ कर पाएंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से ये साथ मिल भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं और किसी नतीजे पर भी पहुंच रहे हैं। और देश इन्हें गंभीरता से ले ना ले, पर जिन्होंने इनके मिलने जुलने को कभी भानुमति का कुनबा कहा, कभी कुल मिलाकर विलास कहा बुद्धि का, वो अचानक गंभीरता से लेने लगे। और गंभीरता से लेने का चरम यह है कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी भी इन कोशिशों को अब गंभीरता से ले रहे हैं। बैठक बेंगलोर में हो रही थी और उस पर टिप्पणी दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। तो माना जाना चाहिए कि इस कोशिश में कुछ गंभीरता है। तो कुल मिलाकर पटना में बैठक हुई थी। पटना की बैठक में यह तय हुआ था कि हम आगे भी बैठेंगे। 16 राजनीतिक दल पटना की बैठक में थे। 16 राजनीतिक दल जो पटना में बैठे थे वो जब बेंगलोर में पहुंचे 20 दिन बाद तो उनकी संख्या बढ़ के 26 हो गई। और केवल बैठे ही नहीं बल्कि इन 26 लोगों ने बैठकर कुल मिलाकर यूपीए का खात्मा कर दिया और एक नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। उस गठबंधन का नाम दिया उन्होंने इंडिया। तो अब इंडिया बनाम एनडीए पर बात जा रही है। बैठक हो चुकी इंडिया की, यह भी ऐलान कर दिया हम 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनाएंगे। यह भी ऐलान कर दिया कि अगली बैठक हम मुंबई में करेंगे। यह भी कह दिया कि हम गंभीरता के साथ मैदान में एकजुट होकर जाएंगे और 2024 में ग्रेट रिजल्ट दे जाएंगे। इसकी प्रतिक्रिया में एक संगठन है, नाम है उसका एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका कमान भाजपा के पास होती है और इसके साथ कुछ राजनीतिक दल होते थे। पर इन कोशिशों के चलते नतीजा ये हुआ कि एनडीए का भी विस्तार हो गया और एनडीए के अंतर्गत 36 से ज्यादा राजनीतिक दल इस समय दिल्ली में बैठे हुए 2024 को लेकर अपनी जमावट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज जो बैठक हुई प्रथम चरण के अंतर्गत नए गठबंधन की, हम उस पर बात करते हैं और कल हम बात करेंगे कि प्रतिक्रिया में एनडीए अभी जो बैठक कर रहा है उससे क्या कुछ निकलने जा रहा है। तो आज की इस बैठक और इस बैठक से जुड़ी हुई संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस विषय पर कुछ तथ्यों को परखने, जानने और बूझने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि थोड़ी सी दृढ़ता, थोड़े से प्रयास के माध्यम से घनघोर निराशाजनक असफलता को एक शानदार सफलता में बदला जा सकता है। एल्बर्ट हब्बार्ड, मशहूर अमेरिकी लेखक, ने यह विचार दिया था। क्या देश का विपक्ष इस समय इस सिद्धांत पर अमल करते हुए 2024 के लिए अपनी संभावनाएं तलाश कर रहा है? इस बात को जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जो खास मेहमान मौजूद हैं उनमें से सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। हमारे साथ डॉक्टर रमेश यादव हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। हमारे साथ जमाल शेख हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेसी पार्टी के। किशोर तिवारी जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है शिवसेना के उद्धव ठाकरे वाली। और हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं जो सबके निशाने पर है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ बयान पे दृष्टि डालते हैं और उसके साथ अनुमा जी से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार सुने। देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं।
जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है, इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with. तो अनुमा जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया बेंगलोर में भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हुआ है, परिवारवादियों का सम्मेलन हुआ है, और इस सम्मेलन ने बैठकर अपने लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को दफन कर दिया और उसके स्थान पर एक नया गठबंधन बनाया जिसका नाम दिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो आपसे जानना ये चाहते हैं किसके डेवलपमेंट के लिए इकट्ठा हुए? प्रधानमंत्री जी ने बताया अपने आप को बचाने के लिए। 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करके जो लोग बैठे हैं वो सब अपने स्वार्थों के लिए, और जो लोग वहां बैठे हैं वो लोग बैठे हैं जो देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। इतने संगीन आरोपों के साथ देश में आगे आप अपने लिए उम्मीद कैसे जुटाएंगे, ये जानने में दिलचस्पी है। तो थोड़ा आपकी प्रतिक्रिया मिले अनुमा जी। जी हिमांशु जी, नमस्कार जी। आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की आवाज में एक डर था और ये डर बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं, कोसते रहते हैं दिन भर। प्रधानमंत्री तो आजकल कोसने का पर्याय हो चुके हैं। खुद का क्या किया हुआ है उस पर बात ही नहीं होती। अर्थव्यवस्था के ऊपर तक जो भी दूसरे ऐसी एजेंसीज हैं जिनसे झूठ फैलाया जा सके। कल मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहां पर हमारे देश के आदरणीय रेल मंत्री जो कि एक समय पूर्व आईएएस थे, वो आए हुए थे। क्या विचारों की मजबूरी है कि पूरे हॉल में ताली तक नहीं बज रही थी उनके भाषण में। वो केवल नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे थे और लोग चूंकि समझ चुके हैं तो तालियां तक नहीं बजी। ये हालात थे। तो बेचारे जिन्होंने आयोजक थे वही 2-4 ताली बजा दे रहे थे। तो अब आप ये समझ लीजिए, मैं तो ऐसा भी कह सकती हूँ, भाषा के लिए कह रही हूँ, भाषा की समृद्धि हमारे बीच में रहती है। मैं ये कह रही हूँ, ये जो मणिकांचन योग है ना, जिसमें सारे आज विपक्ष के वो लोग मिले हैं जो इंक्लूसिव हैं, जो इंडिया बचाने के लिए, आप समझ रहे हैं, जो आपने नाम लिया, जिसका आपने पूरा एक ये बताया कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसका सारा कुछ जो खास बात है वो इंक्लूसिव शब्द में है। और सारा कुछ इंक्लूसिव, जिसमें जो लोग स्वतंत्रता के बाद जो हमारा संविधान बना और जो हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, उसको जिन पार्टियों को, जिनको संविधान से प्यार है और डेमोक्रेसी को से प्यार है, वो लोग साथ में आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी वही अपना एक ढाक के 3 पात। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मध्य प्रदेश एक उदाहरण आपको दे रही हूं। आप जानते हैं 225 से ज्यादा घोटालों की लिस्ट है और रोज बढ़ रहे हैं। पटवारी परीक्षा उसमें अभी तक शामिल नहीं थी,
लेकिन उसमें जिस तरह का घोटाला हुआ वो भी दिख रहा है जी। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विजिलेंस, ये सारी स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर शिकंजा कस के प्रधानमंत्री लोगों को ये झूठ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है। अलग अलग स्टेट्स आप देखेंगे, हर एक स्टेट में भ्रष्टाचार है और प्रधानमंत्री को तो अब संघ तक कह चुका है कि आपका कोई जादू नहीं चल रहा। तो संघ के प्रचारक उनको खुद को संघ बता चुका है कि आप दूसरों को कोसने से अपना कोई इंप्रेशन नहीं बना रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में ये लोगों ने भी बता दिया था। तो अब जितने भी आपने देखा होगा, कई चैनल्स आजकल पोल करते हैं, पहले बड़े किया करते थे कि प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है उसमें कमी तो नहीं हो गई, अब कर रहे हैं। तो जितने भी चैनल कर रहे हैं आप देखिएगा, बड़ा कमाल की बात है, कहीं पर भी नरेंद्र मोदी जी के फेवर में बात होती हुई नहीं नजर आती। अगर पोल ये होता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो आता है राहुल गांधी। अगर आता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सी सरकार ज्यादा मजबूत है, इंडिया यानी कि जो पहले का यूपीए या एनडीए, तो बहुत साफ आता है। 70% से ज्यादा लोग बताते हैं कि इंडिया ज्यादा मजबूत है, यूपीए ज्यादा मजबूत है। तो आप ये खुद देखिए ना, हम सबके सामने। अरे बिल्कुल देखना चाहता हूँ मुझे माफी के साथ में बीच में 2-3 हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। आपने बताया नरेंद्र मोदी जी की हालत तो बहुत खराब है। आप कल कार्यक्रम में ही थी, प्रत्यक्षदर्शी रही, अश्विनी वैष्णव तारीफ कर रहे थे, कोई आदमी ताली बजाने के लिए तैयार नहीं था। जो हालात इतने प्रतिकूल हैं तो कांग्रेस दर दर क्यों घूम रही है भाई? जब आपका विपक्षी इतना कमजोर, इतना हताश, इतना निराश, इतना लाचार हो गया है तो फिर आप स्वयं मैदान में अकेले मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे? एक तो आपसे ये समझना चाहते हैं, दूसरा आपसे समझना ये भी चाहते हैं कि किसी जोशी ने बताया क्या अनुमा जी कि भाई नाम बदलने से कमाल हो जाता है। आजकल बाजार में इस प्रकार का बड़ा चलन होता है, अपने नाम से कोई अक्षर हटा दो, अपने नाम के आगे कोई अक्षर जोड़ दो, तो उससे क्या है आपकी कुंडली में जबरदस्त चमत्कारिक परिवर्तन होता है। जब यूपीए सबसे आगे दिख रहा था आपके अनुसार ही, तो यूपीए आज दफन क्यों हो गया? क्यों इंडिया? क्या आपको लगता है एनडीए का मुकाबला करने के लिए यूपीए शब्द की कुंडली में ही दोष था, इसलिए इसको मार दो, एक नया नामकरण करो, एक नया जन्म हो, तो इंडिया हो गया। एनडीए के मुकाबले इंडिया, तो थोड़ा समझेंगे आप? यूपीए जब इतना मजबूत था तो क्यों आज खत्म हो गया? आज बेंगलोर में यूपीए की मौत हो गई, आज नया खड़ा हो गया इंडिया, तो थोड़ा समझाएं आप। आपका ये जो बार बार यूपीए खत्म हो गया वाला नैरेटिव है ना, इसके ऊपर मैं बहुत कड़ा प्रहार करना चाहती हूँ। अरे स्वागत है आपका अनुमा जी। खत्म हो गया, आप जैसा विचारवान प्रवक्ता यहाँ हो और उसमें कड़ा प्रहार ना हो तो फिर आनंद ही क्या रहेगा? जी अनुमा जी। भारत की विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इस देश में भाई भाई के झगड़े कर दिए हैं, इस देश में जातियों प्रजातियों के और अलग अलग सेगमेंट्स के झगड़े कर दिए हैं, तो भारत इसका शिकार हुआ है और इसीलिए यूपीए का नाम भारत दिया गया है, इंडिया, और उसी का ये प्रतीक है। आपको साफ दिखता है, लेकिन आप ऐसे शब्दों का विन्यास करके ऐसा बोलते हैं तो लगता है कि क्या ये बीजेपी का नैरेटिव क्यों बोला जा रहा है। दूसरी चीज ये है, ये जो अगर आप पूरे वोट देखेंगे तो जो एनडीए का घटक है उसे 25 करोड़ लोगों के वोट मिले, 22 करोड़ या जो भी कुछ, और जो कांग्रेस प्लस जो हमारे साथ अभी अलायंस में है उनको अलग अलग, क्योंकि सब लड़े थे, तो उनका भी वोट शेयर लगभग उतना ही है, बराबर है जी। तो अगर संविधान को बचाने की बात है और वो सारे लोग जिनको वोट देने वाले भी ऐसे लोग हैं जो संविधान को पसंद करते हैं, जो स्वतंत्र ख्याली को बोलने की स्वतंत्रता को सही समझते हैं, जो लोकतंत्र की कोर भावना को समझते हैं, तो वो सब लोग अलग अलग जब वोट देंगे तो वो वोट बंटता है। इसमें कोई नई बात मैं बता नहीं रही हूं। और इसीलिए आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए भारत की वो विचारधारा जिसमें हम विविध रंगों के होते हुए भी एक देश में होते थे और आज उस देश में घरों में, परिवारों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर जगह ये छेद कर दिए गए हैं, तो उसे बचाने के लिए सभी को साथ आना होगा। हम उन सभी पार्टीज के साथ कंपटीशन में रहे हैं, लेकिन उनको कभी हमने निगलने की कोशिश नहीं की जो भारतीय जनता पार्टी करती है। और आपने कहा 38 दल, आप ये बताइए इतने सारे 38 दल, इनमें से कितने रजिस्टर्ड हैं? ये भी तो एक सवाल होता है।
कुछ भी बोल दिया कि हमने, उन्होंने 26 तो हम 38। हर जगह भव्यता दिखाने के चक्कर में अपने आप की भद पीटते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और आपसे मैं दोबारा निवेदन कर रही हूं कि कृपया इस नैरेटिव का हिस्सा मत बनिए जिसमें आप खुद कह दें यूपीए को समाप्त कर दिया, यूपीए का खात्मा हो गया। ऐसी भाषा क्यों बोलना? अच्छा आप बताइए अनुमा जी, तो क्या यूपीए जिंदा है और उसके साथ इंडिया चलेगा, या यूपीए के संदर्भ में अब जिक्र नहीं होगा, इंडिया होगा? मेरा दूसरा सवाल भी अनुत्तरित रह गया। जब इतनी कमजोर भाजपा है, इतने अलोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं और लोकप्रियता के शिखर पर जब राहुल गांधी है, तो फिर कहां इन लोगों के मनुहार करने में लगे जो हमेशा आपको गरियाते रहते हैं? कभी टीएमसी गिरी जाती है, कभी अरविंद केजरीवाल गरियाते हैं। तो ये सवाल है ना, ये नैरेटिव नहीं है, ये सवाल है। और अब आप जैसा प्रबुद्ध प्रवक्ता हो तो इन सवालों के उत्तर मिलेंगे, तभी तो देश सही फैसला ले पाएगा ना। दूध का दूध, पानी का पानी। अब आपकी शब्दों पर भरोसा कर रहा हूं तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं? तो इसके संदर्भ में समझाइए, क्यों कांग्रेस अकेला मुकाबला कर पाने में अक्षम पा रही है, तब जब अनुमा जी हमें बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अलोकप्रिय हो गए, भाजपा कमजोर हो गई? फिर भी आपका आधा सवाल मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जितना मैंने समझा उसमें आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले क्यों नहीं। देखिए ऐसा है, कांग्रेस देश का सबसे पुराना दल है और उसने लोकतंत्र में हमेशा आस्था रखी है। और इसीलिए जो बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी कहा करते हैं कि नेहरू जी ने आरएसएस को बुलाया था परेड के लिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस हमारे विरोधी थे, तब भी हमने उनको परेड करने बुलाया था। इसे समावेशिता कहते हैं और वही इंक्लूसिवनेस यहाँ पर है। हम जानते हैं कुछ राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, और आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, इसमें कोई कहने में कोई, एक जो सच है, जाना हुआ सच है, उसमें उसको कहने में क्या बुराई है। अगर वहां पर हम भी लड़ेंगे और वो भी लड़ेंगे तो हम उन उदारवादी लोगों के वोट आपस में ही कैंसिल कर देंगे। तो बहुत सीधी रणनीति है कि जब हमको लड़ाई करनी है फांसीवाद से, जब हमें लड़ाई करनी है एक ऐसे प्रधानमंत्री से जो प्रचार तंत्र को पूरा कब्जा कर और उसके बाद लोकतंत्र में अपनी लड़ाई लड़ने आता है, जबकि सब जानते हैं कि सारी संस्थाएं, लगभग 90% मीडिया संस्थान, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापनों पर रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम अपने सोच जैसे, साथ सोच जैसे, समान सोच वाले जैसे लोगों के साथ आते हैं तो आपत्ति क्यों होना चाहिए? कांग्रेस की मजबूती, कांग्रेस के कार्यकर्ता का चूल्हे तक का साथ, ये सब अपनी जगह कायम है। बात तो एकदम ठीक है अनुमा जी आपकी, समान सोच वाले लोग साथ आए हैं। पर मुझे लगता है कि आप दिल्ली जाएगी ना तो दिल्ली के कांग्रेसियों से बात जरूर करेंगे जो अरविंद केजरीवाल के विषय में मानने को तैयार होंगे कि आपकी ये दलील कि हम समान सोच वाले लोग हैं। पंजाब भी आप जाएंगे तब भी आप जरूर बात करेंगे और पूछेंगे क्यों आम आदमी पार्टी वाले अपनी सोच के है ना। बड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी जो कोशिश हुई है उस कोशिश पर मुझे जानना है शरद त्रिवेदी से कितनी बेचैनी हुई है। एक बेचैनी तो आज प्रधानमंत्री के बयान में दिख गई। अब आपसे जानना चाहते हैं, ये साथ मिल भी ले रहे हैं, खाना भी खा ले रहे हैं, आगे की रणनीति भी बना ले रहे हैं और कारवा जुड़ रहा है। 16 थे पटना में, 26 हो गए बेंगलोर में। क्या कहते हैं शरद त्रिवेदी जी? और प्रधानमंत्री जी बता रहे थे 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले लोग एक फ्रेम में आ गए। पर वो तो तब था ना यार। अब 70,000 करोड़ तो आपने खाते में लिखे थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जिसके कर्ता धर्ता थे अजीत पवार। तो फिगर कुछ घटाया नहीं आपने। 19,30,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी। तो शरद जी आप बताएं ना, 70 तो आपके साथ है। हिमांशु जी देखिए, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि आज कम से कम उन्होंने अपना लेबल बदल लिया है जी। पैकिंग चेंज करी है, बाकी प्रोडक्ट वही है, उसमें कोई फर्क नहीं। सारे जितना भी उसके डब्बे के अंदर थे वो सब वही हैं जो यूपीए के डब्बे के अंदर थे जी। तो ये मुझे बहुत गर्व है कि माननीय मोदी जी की वजह से और जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के डर से कम ये लोग एक हो गए हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये तमाशा हम पहले भी देख चुके हैं। कोलकाता में कैसे इन लोगों ने हाथ मिला के सब खड़े हुए थे, आपने पूरा देखा था जी। यही किस्सा बिहार में हुआ था। माननीय केसीआर साहब जब आए थे बिहार, तो उनके साथ जो बर्ताव किया गया, जब उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई अपने यहाँ, तो उन्होंने डी राजा साहब को बुलाया, पनीर सेल्वम को बुलाया और केजरीवाल जी को बुलाया और अखिलेश जी को बुलाया। उन्होंने नीतीश जी को नहीं बुलाया। मेघालय का पूरा कांग्रेस का यूनिट जो है वो टीएमसी के साथ चला गया है। ममता दीदी ने कह दिया है कि अगर कांग्रेस सीपीआई के साथ खड़ी होगी तो हम कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होंगे।
और कांग्रेस को धमका के केजरीवाल साहब ने धमकी दे दी कि साहब अगर आप हमको जो अध्यादेश पे अगर समर्थन करेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे, तो नहीं खड़े होंगे। फिर इन्होंने विचार किया कि नहीं साहब हो सकता है कि कोई और तिकड़म भिड़ाया जाए। फिर जब देखा कि नहीं साहब दिल्ली में इनके कोई सुविधा नहीं, ना तो लोकसभा में इनका कोई व्यक्ति है, ना विधानसभा में कोई दिल्ली से है, तो इन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, इनकी धमकी के आगे भाई अब मान लेते, मजबूरी है, मजबूरी का नाम कांग्रेस है, तो सब लोग उनके साथ खड़े हो गए। अब दिक्कत यह है कि देखिए भेड़े मिलके जो है वो अभी तक इतिहास में नहीं हुआ कि उन्होंने शेर को हराया हो। नतीजा जो पहले पिछले 9 साल में हुआ है वही नतीजा आगे मिलेगा। और एक जो कर्नाटक के चुनाव को लेके एकदम से लग रहा है कि साहब बिल्कुल कांग्रेस का जो है वो वर्चस्व आ गया है, कांग्रेस ने पूरी स्थिति बदल दी है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 बार तो घड़ी भी बंद घड़ी भी सही समय बताती है। जब ये इनकी पदयात्रा चली थी तो इनके पास गुजरात में विपक्ष के अध्यक्ष का पद था, और जब वो यात्रा खत्म हुई तो वो भी खत्म हो गया। आज भी कर्नाटक में ठीक है, वहां का जनादेश हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज भी हम लोग कर्नाटक में विपक्ष के अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं थोड़ा रुकता हूं शरद जी, क्या है आपने सूत्र बड़ा बढ़िया बोला, आनंद आ गया कि सारी भेड़ें मिलकर भी शेर को नहीं हरा सकती हैं। पर ये शेर जो है सीआरओ की मिन्नत क्यों कर रहा है भाई, इसके विषय में तो समझाइए भाई। जिन जीतन राम मांझी को आपने खारिज कर दिया था उनको निमंत्रण भेज रहे हैं, कालीन बिछा रहे हैं। जिस चिराग पासवान से आपने पल्ला झाड़ लिया था, उस चिराग पासवान के साथ आपके अध्यक्ष जी बैठक करके मनोहर कर रहे हैं, फिर आइए। तो ये क्या है, ये तो भेड़े हैं। पर हमने सुना नहीं ये शेर कभी सामूहिक भोज का आह्वान करता है। ये ओशोको होटल में क्या चल रहा है इस समय पे, तो थोड़ा इसके विषय में भी बताइए ना। जो देश के लिए काम करने को तैयार है, जो राष्ट्रवादी सोच रखता है और वो राष्ट्र के हित में काम करने को तैयार है, हम तो कांग्रेस को भी कह रहे हैं कि वो भी आ जाएं, हम समाजवादी पार्टी को भी कह रहे हैं, आरजेडी को भी कह रहे हैं। हमने तो आप देखे कि महाराष्ट्र में जो 2 मुख्य पार्टियां वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई हैं जी। जो की राजनीति उन्होंने करी है, जो उद्धव ठाकरे जी चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर इन्होंने कहा कि नहीं साहब हम तो सरकार उनके साथ बनाएंगे, इनको उनका नतीजा मिल गया है। तो हम तो आज भी हर पार्टी शरद त्रिवेदी जी अभी भी आप बात का जवाब नहीं दिए भाई। आपको इनकी कोशिशों के संदर्भ में तो नौटंकी दिखाई दे रही है, तमाशा दिखाई दे रहा है, पर इनकी कोशिशों के एवज में आप बैठक बुलाने के लिए क्यों बाध्य हुए? लोग तो भूल ही गए थे एनडीए नाम की भी कोई चीज है। अचानक आपने बता रहे हैं नहीं एनडीए है, हमारे साथ भी दल हैं, हमारे साथ भी लोग हैं। क्या मजबूरी आन पड़ी आपके पास? एनडीए आज भी एनडीए है, हमने एनडीए को दफन नहीं किया है। इन्होंने देखा साहब अगर यूपीए कह के नहीं दुकान चल रही है तो इसको आप इंडिया कह दीजिए। और जो आप इंडिया नाम भी, मैं थोड़ा सा मुद्दे से हट रहा हूं कि इंडिया नाम भी जैसा लग रहा है कि जबरदस्ती बनाया गया है, इसमें कोई नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं है। इसको जिस तरह उसमें नाम और सब चीजें भरी गई हैं वो भी एक जबरदस्ती बनाया गया है, कोई नेचुरल। शरद जी एक मासूम सा सवाल है, फिर जाके मैं हस्तक्षेप लूंगा। अनुमा जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रही थी। भाई आप तो बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, देश की आन बान शान के लिए काम करने वाले लोग हैं। अब भाई एनडीए के मुकाबले इंडिया आ गया है, तो इंडिया की जीतने की कामना करेंगे या इंडिया के हारने की कामना करेंगे? अब ये सवाल है शरद जी, तो आपसे जानना है क्या करेंगे आप? उम्मीद करें भाई सम्मान का विषय है, इंडिया के तो जीतने की ही कामना करेंगे। शरद जी की जीत होगी, इंडिया की जीत होगी। इंडिया जो देश है, इंडिया वो नहीं जो इन्होंने बना रखा है, इंडिया वो जो देश है उसकी जीत होगी। कोई भी पार्टी हो, चाहे हम हो वो हो, कोई भी हो, जीतेगा भारत। भारत आज तक जीतता आया है। जब हम लोग इंडिया से भारत पर आ गए शरद जी, संकट पैदा कर दिया। पहली कोशिश तो सफल हो ही गई ना अनुमा जी की। जी अनुमा जी आपको हस्तक्षेप करने जा रहे थे, आपका हस्तक्षेप सुनेंगे और उसके बाद में किशोर तिवारी जी के पास चलेंगे। जी छोटी सी बात थी, पैकेजिंग चेंज की गई है कहा, तो मैं ये कह रही हूँ हम कांग्रेस के लोग इस देश के लोकतंत्र की ओरिजिनल पैकिंग हैं। छद्म राष्ट्रवाद की पैकेजिंग लगाकर ये लोग सत्ता में आए। ये वो लोग हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के दौर में आंदोलन से जुड़ने के बजाय अंग्रेजों की चाकरी करते थे और 2000 के दशक तक इन्होंने तिरंगे को नहीं अपनाया। मैं जो कह रही हूँ इसमें बिल्कुल खरा सच है। भेड़े और शेर ऐसा एग्जाम्पल दिया गया, ऐसा कैसा शेर जो रिरियाता रहता है, खखवाता रहता है, खिसियाता रहता है। बूढ़े शेर की कहानी जानते हैं ना, जिसके पास सियार लाया करता था उसका शिकार। तो ये सारी कहानियां हो रही है। ये जो बेचारे
जो 38 के नाम पे जो पार्टियां आई हैं वो शिकार बन रहे हैं खाली, तो इनको वैसे भी निगला जाएगा। जबकि हमारे साथ जो पार्टियां आती हैं वो अपनी स्वायत्तता बरकरार रखती हैं। अब उनमें से आधी पार्टियां तो आपसे निकल कर आती है अनुमा जी। अब आपकी महानता के संदर्भ में और इनकी दीनता के संदर्भ में इतना बड़ा अंतर है। ये उन पार्टियों को लेकर अपना विस्तार करते हैं और आप अपने ही खंड खंड करके लगातार विस्तार देते जाते हैं। अंतर है ना। लेकिन मैं किशोर जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या उम्मीद कर रहे हैं इन बैठकों का हिस्सा बन के? घर संभल नहीं रहा है, मोहल्ले में मनुहार करने चल रहे हैं, क्या इस कोशिश को क्या देखें? उद्धव ठाकरे जी का बयान आया है, हम देश को बताने आए हैं मैं हूं ना। जिनसे प्रदेश नहीं संभाला गया वो देश को भरोसा दिला रहे हैं कि वो देश को संभाल देंगे। ये सवाल उठता है, आपकी कोशिशें सवालों के दायरे में, क्या कहते हैं किशोर जी? डॉक्टर साहब जी, कोशिशें तो रंग ला रही है जी, कोशिशें तो रंग ला रही है, देखा नहीं क्या जी? अरे अभी 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 मैं देख रहा हूँ एनडीए की मीटिंग चल रही है और सब कुछ मोदी जी ऐसा चित्र है। और यूनाइटेड वी गैदर, यूनाइटेड वी गैदर वो वाला था, यूनाइटेड वी स्टैंड, वो स्टेज देखो और वो देखो, अनेक मीडिया के इस पे वही बताया जा रहा है। देखिए, एक तो एनडीए के साथी ने बोला कि इंडिया तो हमने ही बनाया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब समय की मांग है, विपक्ष एक हो रहा है, तो त्रिवेदी जी इतने नाराज है। त्रिवेदी जी तो नाराज है। प्राइम मिनिस्टर का स्पीच सुना आपने हिमांशु जी? जी। अरे प्राइम मिनिस्टर पूरा इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। वो बीजेपी के जो छुटभैया लीडर होते हैं ना जी, जो गांव गली में भाषण देते हैं, उस तरीके का भाषण दे रहे थे वो। अब मुझे बताइए, ये जो 40 जो अभी 29 पार्टियां जो आई है इंडिया के अंदर, क्या उसमें सारे नेता करप्ट है? और मुझे बताइए, जो लोक प्रतिनिधि यानी सांसद और विधायक बने वो तो कांग्रेस से आए हुए, वो तो विपक्ष में थे पहले। महाराष्ट्र के अंदर आप ही अजीत पवार इनके साथ है, एकनाथ शिंदे उनके साथ है। तो मुझे बताइए द्विवेदी जी, आपका विवेक परमिट करता है कि आप इस प्रकार की टिप्पणियां करें? यह आपका अहंकार है। और आज की विपक्ष की जो मीटिंगें हुई है उस पे आप गंभीर हो गए, ऐसा मुझे लगता है। और हमारा मैसेज चला गया है, मोदी जी को यह मैसेज चला गया है कि 38% के खिलाफ 62% वोट एक आ जाते हैं तो मोदी जी कहीं के नहीं रहेंगे। बीजेपी की विचारधारा जब बहुत पीक पे थी तब भी वो 38% के ऊपर नहीं गए थे। और मैं आपको बता रहा हूं, आता समय ही बताएगा कि विपक्ष भारत में प्रजातंत्र के पुनर्स्थापना के लिए काम करेगा। लेकिन बंबई की मीटिंग के लिए उन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा, आरोग्य, शिक्षा और उद्योग नीति और रोजगार के अवसर और जो किसान बड़े परेशानी में है उनके लिए क्या करेंगे, ये कार्यक्रम वो रखते हैं तो इंडिया का स्वागत भारत की जनता भी करेगी। तो किशोर जी, मेरा तो एक सवाल है, क्या पटना में जब आप बैठे थे ना, वो बेंगलोर तक पहुंचे, तब तक में शरद पवार की पार्टी दो फाड़ हो गई। अब पटना से बेंगलोर तक में शरद पवार अपने घर में ही लाचार हो गए। अब बेंगलोर से मुंबई आने का ऐलान हुआ है। कितना डर रहे हैं, अब किसकी बारी? भाई इनकी तो तैयारी रहती है ना, तो ऐसे जानने में है तय किए क्या भैया अपने यहां में से कौन का घर कमजोर है, संभल के रहने की जरूरत है, संभाल कर रखने की जरूरत है। इसके संदर्भ में कोई बात किशोर जी? अरे क्या आपने खड़गे जी का स्पीच सुना ही नहीं क्या? अरे अभी तो हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं किशोर जी, कहां खड़गे जी को सुनेंगे, अभी तो आप हैं। अरे ईडी सीबीआई के तकलीफ से और कोई चले गए विधायक, जेल जाने के वजह से चले गए, तो क्या जनता चले जाती है क्या? मैंने आपको बोला जितने पार्टियां फोड़ना चाहते हैं फोड़ लो जी, जितने डरपोक है वो चले जाएंगे, जो जेल से डरते हैं वो चले जाएंगे। लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है। एनसीपी का वोटर शरद पवार जी के साथ है और पूरी महाराष्ट्र की जनता उद्धव जी के साथ है। महाराष्ट्र में तो सुपड़ा साफ है,
त्रिवेदी जी। किशोर जी, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं, आपकी दलीलें जो है ना कई बार मेरे सर से ऊपर से निकल जाती हैं। बोले महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे के साथ है और एनसीपी का वोटर वो शरद पवार के साथ है। तो ये बताओ, ये महाराष्ट्र की जनता और एनसीपी का वोटर ये अलग अलग कैसे है? कोई जनता तो साथ उद्धव ठाकरे के है और एनसीपी का वोटर जो है वो शरद पवार के साथ है। तो थोड़ा मैं समझ नहीं पाया, समझाइए ना। मैं तुमको समझाने के लिए आया हूं ना जी। तो मैं बताता हूं, अभी सर्वे हुआ तो एनसीपी के वोटर को इंडिया टुडे ने अलग से पूछा कि आप शरद पवार के साथ रहेंगे क्या अजीत पवार के साथ रहेंगे। उन्होंने बोला हम शरद पवार के साथ है। और जब महाराष्ट्र की जनता को पूछा गया कि आप अगला सीएम किसको चुनेंगे, तो बोले वो तो तय है, बोले कि उद्धव ठाकरे को चुन के देना है और अब तो हम केवल 24 का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी कहीं बनारस से चुनाव ना हार जाए। त्रिवेदी जी, आपके महापुरुष और महाशक्ति बनाने के पीछे में आपने अपना बट्टा फोड़ कर लिया, ऐसा लगने लगा। आपका यह अहंकार मुझे बहुत बुरा लगा। और मोदी जी ने भी जो कहा कि हम सारे के सारे भ्रष्ट है, सारे के सारे चोर है, चोरों की पार्टी है, सारे भ्रष्टाचारी है। अरे हमने तो देश चलाया अभी तक, और ये देश में जो कुछ भी है वो रेडीमेड आपको जो मिला था और उसको तो आपने लुटा दिया। आज देश पे कर्जा कितना हो गया आप बताइए, कितने लाख का कर्जा मोदी जी ने किया। एक नितिन गडकरी है, उन्होंने ही तो नाही को 7 लाख करोड़ के कर्जे में डुबा दिया। महाराष्ट्र बेचने को निकले, प्रदेश बेचने को निकले, सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां बेच डाली। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप विपक्ष पे टिप्पणियां करते हो तो जनता भी सुनती है और ये जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। डॉक्टर साहब पूछिए, और कुछ पूछना हो तो मुझसे। नहीं, जनता तो कुछ नहीं माफ करेगी, लेकिन आप एक बात नहीं समझा पाए मुझे। मीडिया से आप इतने नाराज रहते हैं और मीडिया के हवाले से आप यहां बता भी रहे हैं कि देखो मीडिया ने बताया महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय नेता उद्धव ठाकरे है, एनसीपी का वोटर शरद पवार के साथ है। तो आप अपनी सुविधा से मीडिया के लिए मीडिया के उदाहरण कैसे दे लेते हैं किशोर जी? अरे नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं कहा मीडिया के खिलाफ हूं। मैं तो पूरे इंटरनेशनल फेम बनाऊं मीडिया की वजह से। मैं नहीं कभी बोलता। वो गोदी मीडिया कहते हैं लोग, लेकिन है ना, चाटुकारिता करने वाले एंकर मुझे दिखते। डॉक्टर साहब आप में वो नहीं है करके तो आपके चैनल पे आते हैं महाराष्ट्र से। तो कुल मिला के किशोर जी तो पूरी उम्मीद के साथ हैं कि अब देश विपक्ष के साथ है। तो जमाल शेख जी हमारे साथ में हैं। तो जमाल शेख जी, पहले तो आपसे समझना चाहता हूं, मेरे पास में मेरी टीम ने दिया प्रवक्ता एनसीपी, तो थोड़ा स्पष्ट कर दो भाई, कौन सी एनसीपी? चाचा की एनसीपी कि भतीजे की एनसीपी? उस अनुसार सवाल आए जी। साहब की ही एनसीपी है और वही रहेगी जी। शरद पवार साहब की एनसीपी है और वही एनसीपी रहेगी। तो एक बार बताएं जमाल साहब, शरद पवार की इस पूरे अभियान के अंदर का भूमिका को लेकर सवाल है। बैठकें हो रही हैं, बैठक के अंदर कांग्रेस केंद्र में रह रही है और जिन शरद पवार को सबसे बड़ा चाणक्य माना जाता है वर्तमान दौर का, उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कल के डिनर में वो रहे नहीं, आज की बैठक में वो रहे, पर वो करेंगे क्या? प्रदेश देखेंगे कि देश देखेंगे? इसको लेकर उलझन है। थोड़ा इस पर आप थोड़ा समझाएंगे कि बेंगलोर तक पहुंचने से, पटना से सबसे बड़ी कीमत अगर किसी ने चुकाई तो वो शरद पवार ने चुकाई। क्या कहते हैं? हाँ, सही कह रहे हो आप, क्योंकि देखिए आज मोदी जी को महाराष्ट्र में अगर किसी से सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था तो हमारे आदरणीय पवार साहब से ही हो रहा था। क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और उनकी ही रणनीति थी जो उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई और जो आज इंडिया जो नई गठित हुई है उनमें भी उनका बहुत बड़ा सहयोग था। तो इसीलिए उन्होंने पवार साहब को घात पहुंचाने के लिए उन्होंने उनके घर में ही फूट डाल दी। ये तो मतलब मोदी जी और अमित शाह की चाल है जो उन्होंने आज किया। और रहा सवाल पवार साहब का, तो वो इंडिया के साथ में वो पूरी तरीके से तैयारी में है। जैसे कि आपने देखा कि परसों हमारे अजीत दादा कई विधायकों को लेके, मंत्रियों को लेके आए थे पवार साहब का आशीर्वाद लेने, लेकिन पवार साहब ने उनको स्पष्ट कह दिया कि मैं भाजपा और मोदी के खिलाफ हूं और मैं इंडिया के साथ ही 2024 के चुनाव को लड़ने जा रहा हूं। पर आपसे जानना ये जमाल जी, शरद पवार बेंगलोर में है और इस समय अजीत पवार दिल्ली में है।
क्या सोचता है आपका पार्टी का कार्यकर्ता किसके साथ खड़ा है, एनडीए के साथ या इंडिया के साथ? कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा देश और पूरी महाराष्ट्र की जनता को पता है कि जो खेल चल रहा है केंद्र की तरफ से, जिस तरीके से अभी हमारे उद्धव साहब की शिवसेना को तोड़ के शिंदे को मिलाया गया, राष्ट्रवादी को तोड़ के अजीत दादा को, ये कहीं ना कहीं आज मोदी साहब की विफलता है और उनकी घबराहट है। जो आज अपने बहुमत हासिल करने के लिए 2024 में वो जितनी क्षेत्रीय मजबूत बड़ी पार्टियां उनको तोड़ के अपनी तरफ मिला रहे, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने जैसे अगले भी डिबेट में आपको कहा कि जितना भी केंद्र के तरफ से और मोदी अमित शाह की तरफ से क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तोड़ने की कोशिश की जाएगी, उतनी ही मजबूती के साथ में सारी विपक्ष एक साथ मजबूत होकर खड़े होंगे और 2024 में मोदी जी के खिलाफ ये जो एजेंडा है उसको पूरा करेंगे। इसके खिलाफ एजेंडा पूरा करेंगे। मुझे जाना है डॉक्टर रमेश यादव के पास, लेकिन उससे पहले हनुमान जी से और समझना चाहता हूं। क्या कार्यक्रम को विस्तार तभी मिलेगा जब हनुमान जी का बीच बीच में दखल रहेगा। हनुमान जी इस बात में नाराज थे, भाई कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हो आप, यूपीए दफन हो गया, इंडिया आ गया। पर भाई अब हम सोनिया गांधी जी को क्या कह के बुलाएंगे? अभी तक हम उन्हें बुलाते थे यूपीए की चेयरपर्सन, यूपीए की चेयरमैन, अभी इंडिया बन गया, पर कुछ आया नहीं हनुमान जी कि यूपीए से इंडिया जो बना है इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका मुखिया कौन है, इसकी सदारत कौन कर रहा है? इस सवाल का उत्तर आपके पास है क्या हनुमान जी, या इसको भी आपने कुर्बान कर दिया देश हित में? नहीं, आपके पास इसका उत्तर आया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि देखिए पटना में कुछ चीजें आपने देखी, बेंगलोर में कुछ नया देखा, महाराष्ट्र में कुछ नया देखेंगे। अब हम ऐसे तो नहीं है ना कि सारे पत्ते आपके सामने अभी खोलेंगे। अभी आपको बता दिया कि 11 मेंबर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और उसमें सभी को एक अपना नेतृत्व मिलेगा, सबको उसमें पार्टिसिपेशन मिलेगा और उसके बाद सर्वसम्मति से आपका भी जो सवाल है उसका जवाब भी आ जाएगा। तो हम सारे पत्ते अभी क्यों खोलें? अभी के लिए तो ये सुन लीजिए कि अगली बैठक जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में होगी। 11 मेंबर्स की एक कमेटी, एक सेक्रेटरीट एक बनेगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आज अभी आता ही होगा या शायद निकल गया होगा जब हम लोग बात कर रहे हैं। और ये एक और चीज है कि जिसमें ये कहा गया है कि एक सेक्रेटरीट बनेगा जो दिल्ली में बनेगा, जिससे कैंपेन मैनेजमेंट किया जाएगा। तो चीजों को सामने आने दीजिए। ये एक बात हमेशा के लिए याद रखिएगा कि कांग्रेस धुरी है और विपक्ष एकता की इस धुरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। तो निस्संदेह जैसा हम कहते हैं समावेशी हैं, तो समावेशी होने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ छोड़ना पड़ता है और सामने वाले की भी कोई बात मानना पड़ता है। यही हमारे परिवारों में होता है, घरों में होता है और जिन घरों में नहीं होता वो घर टूटते हैं। तो यहाँ पर जो एक घर बना है, जो एक साथ साझा कार्यक्रम बना है, उसमें आप देखते चलिए भारतीय जनता पार्टी तो एक हमारे बचपन में हम लोग कहते थे जब कोई बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था ना तो उसे खिजर बिलौटा कहते थे। खिजर बिलौटों की तरह व्यवहार कर रही है। अभी मैं उनका ट्विटर हैंडल देख रही थी आपसे बात करते हुए, तो ऐसे खींचे हुए उसमें स्टेटमेंट आ रहे थे जैसे प्रधानमंत्री की भाषा जितनी गिरती गई है उसी तरह का बीजेपी का हैंडल है। बिल्कुल ट्रोल हैंडल है। लगता ही नहीं है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जैसा जो क्लेम करते हैं वो ऐसी भाषा लिख सकते हैं, वो ऐसी ट्रोलिंग कर सकते हैं, वो इस कदर नीचे गिर सकते हैं। तो जो आपके सामने है वो बहुत साफ है कि आपको ये भी पता चलेगा कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा है या ये साझा नेतृत्व भी हो सकता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है मुझे। साझा नेतृत्व भी हो सकता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपने कहावतों को लेके ना, चौबे जी 26 जी बनने गए थे, दुबे जी बनकर लौटे। अब मेरा आपसे सवाल है हनुमान जी, सोनिया गांधी इतने वर्षों से यूपीए की चेयरपर्सन के तौर पर संबोधित किए जाती रहे, उस सम्मान के साथ नवाजी जाती रही। आप नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री का पद छीनना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारना चाहते हैं, पर इस कोशिश में हो तो उल्टा रहा है। सोनिया गांधी से यूपीए का चेयरमैन पद चला गया, क्योंकि यूपीए नहीं रहा तो चेयरमैन का पद कहां से रहे। इंडिया बना पर उसमें चेयरमैन का पद आज तय नहीं हुआ। कांग्रेस जिस यूपीए का नेतृत्व करती थी, आज 11 लोगों की समिति में से एक सदस्य के तौर पर आप बात कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आप गए उनको निपटाने के लिए थे और खुद ही निपटते जा रहे हैं? मुझे ना हमेशा आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत ही, जो भी आपकी बातें होती हैं वो बहुत बौद्धिक होती हैं, बहुत समझदारी वाली होती है, लेकिन आज ना जबरदस्ती आप कुछ ना कुछ खींचना चाहते कि ये कर लो तो शायद हो जाए, ऐसा कर लो तो वैसा हो जाए।
कुछ नहीं हो रहा है। आप और हम सब जानते हैं जब भी एक नया नाम आएगा तो एक नया जो नेतृत्व करेगा उसका भी नया नाम आएगा। और ये बार बार मोदी जी को ना इतना ज्यादा महिमा मंडित मत करिए, नहीं बचे कुछ। जब आए थे जरूर बहुत लोग उनको समझते थे कि कुछ ये अलग कर दिखाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने देश के भाईचारे को, देश की भारतीयता की भावना को, सबको उन्होंने नीचे ही गिराया है, खड्डे में डाला है। तो इतना ज्यादा उनके महिमा मंडन की मैं जरूरत भी नहीं समझती। देखते चलिए सब होता दिखेगा, लेकिन जबरदस्ती कोई बात को बढ़ाने के लिए मेरी टांग मत खींचिए, क्योंकि आप और हम सब समझ रहे हैं जो हो रहा है और नरेंद्र मोदी की साख नीचे गिरती जा रही है। और बार बार ये एक अकेला नरेंद्र मोदी और बाकी सब, अरे अनुमा जी कहां उनका महिमा मंडन हो रहा है? अगर महिमा मंडन होता तो आज 38 लोगों की बैठक के संदर्भ में ये सब कुछ थोड़ी चल रहा होता अशोका होटल में। कैसी बात कर रही हैं आप? उनका महिमा मंडन की तो गुंजाइश ही नहीं रही। जब एनडीए पहली बार तो बोध हो रहा है कि भाई कोई एनडीए भी है और यही तो जिक्र किया जा रहा है, तो आप कैसे मान रही है कि महिमा मंडन हो रहा है? आपको तो बल्कि इस बात के लिए एनडीए के घटक दल इस समय साधुवाद दे रहे होंगे, बेंगलोर की बैठक के लिए भी आपकी जय जयकार कर रहे होंगे कि भाई आपने कोशिश की तो इनको पता चला कि हम भी कुछ हैं, इसलिए हम लोगों को बुला लिया गया है। तो आप अपने उस योगदान के संदर्भ में कुछ कहिए। कहां आप महिमा मंडन के चक्कर में पड़े हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी कोशिश ने आपका कुछ भला किया नहीं किया, पर एनडीए के घटक दलों का कुछ ना कुछ भला जरूर कर दिया? इस पर कुछ कहेंगे अनुमा जी? देखिए ऐसा है कि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी पार्टियां आती हैं उनको वो निगल जाती है। थोड़े दिन के बाद जो 38 घटक दल हैं इनमें से कुछ ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुके होंगे। हाँ, लेकिन आज बात भारत की है। आज भारत की जो वैचारिकता है, जिस भारत की शुरुआत हमारे पूर्वजों ने की थी, और हमारे और आपके दादाजी ने, जब ये लोग थे इस तरह की सांप्रदायिक शक्तियां थी, उसके बाद भी जब हमारे दादाजी की पीढ़ी ने गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष की पीढ़ी को चुना था, तो उनके सामने वो चीजें बिल्कुल साफ थी जो आज की हमारी पीढ़ी और हमसे छोटी वाली पीढ़ी ने नहीं देखा। और इसीलिए शायद कांग्रेस ने जो धुरी का काम किया है उससे भारत की भारतीयता, भारत की विचारधारा वापस आएगी। और जो कांग्रेस का इसमें रोल है, आपको भी मैं नहीं समझती कि आप प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आपने जितने बार जो सवाल पूछे उससे मुझे यही लगता है कि सीधी तो शायद प्रशंसा आप नहीं कर सकते, लेकिन आप एक तरह से कांग्रेस की प्रशंसा ही कर रहे हैं कि ये पहल हमने की, जिसका फायदा एनडीए के जो ऐसे घटक जो बिल्कुल ही अलोप हो चुके थे, अदृश्य हो चुके थे, गूलर का फूल भी नहीं थे, उन सबको आगे आने का मौका मिला और उनको भी अशोका होटल में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का मौका मिला। खैर, इससे ही नहीं बात खत्म होती। ये हमको सबको दिखेगा आगे चल के कि ये सारे घटक कहीं नहीं रहेंगे, सिर्फ इनका नाम रहेगा ये दिखाने के लिए कि वो लोग भी कुछ समावेशिता कर रहे हैं। तो कुल मिला के बैठक तक ही रहेगी इनकी हैसियत, इससे ज्यादा कुछ रहेगा इसकी उम्मीद अनुमा जी को नहीं है। पर जो बेंगलोर में बैठे हैं उनके भविष्य को लेकर हमारी चिंताएं जरूर है, क्योंकि पटना के बाद में शरद पवार का जो हुआ उसने हमारी चिंताओं को बढ़ा दिया। अब जो दूसरा नंबर है ना, वो राष्ट्रीय जनता दल के संदर्भ में चिंता सताती है। तेजस्वी यादव के नाम पर पता नहीं कौन सा केस दर्ज हो गया है। तो हमारे साथ में डॉक्टर रमेश यादव हैं। तो रमेश जी, बेंगलोर से कितना भय लेकर लौट रहे हैं तेजस्वी यादव जी, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है, थोड़ा बताइए। हिमांशु बाबू जी, आज पूरा देश तमाम विपक्षी पार्टियों को गोलबंद करने में और सब कुछ त्याग करके राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, तमाम देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को एक पायदान पर लाने का काम किया है। क्योंकि आज पूरा देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, देश की अखंडता है, देश की एकता है, वो चरमरा चुकी है। और माननीय नरेंद्र मोदी से पूरे देश में बौखलाहट पैदा हुई है। आप आरएसएस के मुख्य आवाज जो है उसको आपने देखा होगा, उसने लिखा था कि आरएसएस अपनी मुख्य आवाज में लिखा कि अब नेतृत्व परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से पूरे देश के लोग तो गोलबंदी राष्ट्रीय जनता दल अपनी हिस्सेदारी निभा रही है। और तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी, तमाम लोग विपक्षी पार्टियों के एकजुटता के सवाल पर अपने त्याग और बलिदान देने को सब कुछ तैयार हैं। लेकिन इस बार 2024 में होने वाला जो लोकसभा चुनाव है, निश्चित रूप से भाजपा सत्ता से बेदखल होगी और भाजपा में भी इसको लेकर के बेचैनी है। अच्छा, एक बार बताइए डॉक्टर रमेश यादव, क्या आपको नहीं लगता कि आपके कारण से इस विपक्षी एकता को बड़ा अपमानित होना पड़ता है? ये जितनी भी टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण
आपका दल है। लालू यादव जी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे और उन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में अदालत ने उन्हें सजा भी सुना दी, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी खुलकर बोल रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं। कितना दिल रोता है आपका कि हमारे कारण से ये हमारे सहयोगियों को कितना सुनना पड़ता है। डॉक्टर साहब, भाजपा इस समय वॉशिंग पाउडर हो गई है। जो उनके पार्टी में जाएंगे वो धुल जाएंगे। बाकी जो दुनिया के तमाम विपक्षी पार्टियां करप्ट दिखाई पड़ रही हैं, सबको करप्ट, और भाजपा में जो भी चला जाता है भाजपा में, वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। आप देश के हर एक कोने को देख लीजिए, ये केवल ईडी सीबीआई का प्रयोग अपने विपक्षी पार्टियों के लिए कर रहे हैं। देश की तमाम जनता नहीं, दुनिया के तमाम लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन कहीं चलने वाला नहीं है। कहीं चलने वाला नहीं है। तो शरद जी वापस आपके पास लौटकर आते हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण की बुनियाद में था भ्रष्टाचार, करप्शन, पर यह सवाल तो हर तरफ से आ रहा है कि अगर लोग इतने ही भ्रष्टाचारी हैं तो उनके लिए कालीन बिछाने की भाजपा को क्या लाचारी है। आपके पास आता है तो ठीक, आपसे जब तक दूर रहता है तब तक करप्ट, तब तक भ्रष्टाचारी। क्या कहते हैं शरद जी, लोगों के गले उतरेगा आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के संदर्भ में आपका आश्वासन, देश को एक पारदर्शी सरकार देने की वचनबद्धता, कैसे यकीन करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी और अब अजीत पवार, क्या कर दिया आपने शरद जी? हिमांशु जी, पहले मैं बताना चाहूंगा, जब अभी हमारे बड़े भाई तिवारी जी कह रहे थे कि इन्होंने सर्वे कराया था, तो हमारे यहाँ एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे करने से सुख मिलता है। तो इन्होंने खुद सर्वे करा लिया, इनको सुख मिल गया कि साहब ये जीत रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज ये कि जमाल शेख साहब ने बहुत अच्छी कही कि इनको पार्टी तोड़ने की जो विचारधारा या जो पार्टी तोड़ने के सिस्टम के ये खिलाफ है, तो इनकी पार्टी तो खुद ही कांग्रेस से टूट के आई थी। शरद पवार जी ने ही इनको निपटा के, कांग्रेस को निपटा के उन्होंने पार्टी बनाई थी जी। तीसरी चीज है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका कोई केस वापस नहीं लिया गया है। उनके खिलाफ अगर केस चल रहा है तो चल रहा है, जो जिस स्तर में जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन ऑन है। शरद जी, रोकता हूं आपको, आधी रात को कह लें या सुबह तड़के कह लें, जब आपने अजीत पवार को शपथ दिलाई थी बिना बहुमत लिए, बिना बहुमत साबित किए, उसके 48 घंटे के भीतर केस वापस लेने के संदर्भ में आपने कार्रवाई की थी महाराष्ट्र में 3 साल पहले। दस्तावेजी सबूत है, ऐलानिया है। दूसरा, आपकी पार्टी के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तमाम जनसभाओं में चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, और अगर आपको आनंद महसूस हो तो दहाड़ कर कहा था, अजीत पवार भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। और अब लोग देख रहे हैं अजीत पवार मंत्रालय में बैठकर वित्त मंत्रालय संभालते हुए आपके दावों की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। क्या कहते हैं शरद जी? देखिए, अगर केस चल रहा है तो चलेगा। अगर उसमें ये पाया गया कि साहब वो केस, क्योंकि उसमें फाइनल रिपोर्ट भी लगती है, अगर केस में नहीं दम है, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि साहब नहीं है, उनके खिलाफ केस बनता है, तो जबरदस्ती नहीं उनको जेल में कर दिया जाएगा। अगर नहीं बनता तो नहीं बनता, कहानी वहां खत्म हो जाती है। अच्छा, तो कहानी खत्म हो जाती है तो फिर प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक रूप से मंच से क्यों कह रहे हैं 20 लाख करोड़ के मामलों के आरोपी हैं? 70,000 करोड़ के मामले उन्होंने एनसीपी के संदर्भ में बताए थे, और 70,000 करोड़ के जो मामले हैं वो अजीत पवार और उनके साथियों के ऊपर है। तो फिर जाकर मानिए 20 लाख करोड़ की बात भी गलत है। जब हो जाएगा तब कह लेंगे। अपने प्रधानमंत्री जी की बात को, अपनी पार्टी के शीर्षस्थ नेता के आरोपों को खारिज करेंगे शरद जी? भाई आरोप साबित तो नहीं हुए हैं, आरोप है, आरोपों का क्या? न्याय प्रक्रिया जो होगी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जो उसका नतीजा होगा वो सबके सामने आएगा। जी जी शरद जी। किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी किशोर जी। देखो डॉक्टर साहब, इतने कटु और कठिन प्रश्न मत पूछो शरद जी को। हाँ, शरद जी बेचारे विवश हो गए ना। वो कैसा हो रहा है कि आपने बोला अजीत पवार के खिलाफ सारे आरोप भी वापस ले लिए, और ये जितने लोगों पर यही आरोप लगाते हैं, और महाराष्ट्र तो आज बहुत हॉट है। हाँ,
बहुत हॉट है। किस वजह से है तुमको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपके संस्कार कहाँ चले गए शरद जी? आपका वो पार्टी विद डिफरेंस कहाँ चला गया? इतनी मजबूरी, सत्ता ने आपको अंधा कर दिया है। और आप कह रहे कि सर्वे मैंने कराया। अरे मेरा सर्वे नहीं है, आपने जो सर्वे कराया उसमें ही बताया गया है कि महाराष्ट्र में आपका सुपड़ा साफ है। और अनिल तावड़े साहब ने, जो अपने तावड़े जी है हमारे महाराष्ट्र के, जो जनरल सेक्रेटरी है आपके पार्टी के, उन्होंने सर्वे किया है कि महागठबंधन के जो बना है महाराष्ट्र में अपना, ये पूरा सुपड़ा साफ कर देगा। और एकनाथ शिंदे और अजित पवार के आने से वोट कम हो गए। ये सर्वे हमने नहीं कराया, आपने कराया है और इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने कराया है। मैं क्या करूं? आपका जम नहीं रहा। 10 साल में आपने कुछ किया नहीं। केवल जुमलेबाजी की, बड़ी बड़ी बातें की। आपने जो वादा किया वो पूरे नहीं किए। अब लोग आपको नकार रहे हैं, उसमें मैं कहां से आ गया? मैं नहीं आया भाई। और मैं डॉक्टर साहब तुमको बोल रहा हूं, बीजेपी को कटु और कठिन सवाल मत पूछो, उनको इजी सवाल पूछो। कि मोदी जी के गले में कितने किलो का हार डाला गया? वो हार एनडीए के साथियों ने डाला, तो वो खरीद के बीजेपी के नेताओं ने कहां से लाया? ऐसे सवाल आप करो ना उनसे। किशोर जी, अब मैं तो ऐसा सवाल कर दूंगा, फिर हनुमान जी नाराज होंगे तो आप उन्हें संभालेंगे क्या? हनुमान जी को बड़ी नाराजगी रहती है, भाई आप उनसे ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर मैं वापस आखिरी बातचीत के लिए हनुमान जी के पास आना चाहता हूं। हनुमान जी, अगर आज आपसे बात की जाए इंडिया बनाम एनडीए, क्या इंडिया शब्द का चयन एक राजनीतिक चातुर्य के तहत किया गया? नाम तो कई और भी थे, पीडीए भी नाम चल रहा था, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, पर उसको भूलकर इंडिया। किस लिए? क्या आपने जान लिया कि भाजपा के हथियार ही ज्यादा धारदार होते हैं? तो देश को अगर सामने रखो तो जनता ज्यादा जुड़ती है, इसलिए अपन ही इंडिया हो जाओ, इसलिए इंडिया। जी हनुमान जी, भाग्य आपको भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका, भाजपा का राजनीति करने का तरीका, भाजपा का तौर तरीका, तो इसलिए अब आपने भी कहा भाजपा के हथियार से ही भाजपा से मुकाबला करेंगे। इसलिए देखिए, फ्लेवर तो हमारा है, और फ्लेवर संविधान का, लोकतंत्र का, कांग्रेस की विचारधारा और भारत की विचारधारा का है। तो अगर फ्लेवर हमारा है तो हमने जो ये इसे आइडिया लेकर आए हैं, इससे किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? हम भारत की ही तो बात कर रहे हैं, हम भारत का ही तो संविधान बचाना चाहते हैं। और उसके पहले एक चीज का मैं जवाब देना चाहती हूँ कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, आरपी सिंह जी ने मुझसे कहा कि आज हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है। बड़ा कमाल की बात है। ये प्रवक्ता कह रहे थे कि जिनके ऊपर जो केस है वो चलते रहेंगे, और यहाँ तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये उस बात का जवाब है जो इन्होंने कहा। ये धीरे धीरे पूरी तरह से जुडिशियरी को भी लेकर ये उनके केस खत्म कर रहे हैं। ये मैं जनता को, आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ। और आपकी बात पर दोबारा वापस लौटते हुए, इंडिया ही जीतेगा, इसमें क्या शक है? इंडिया जीतेगा और इंडिया की विचारधारा जीतेगी, और इंडिया वही जो आज नया नाम आया है, वो इंडिया के लिए काम करेगा। खतरा तो नहीं है? क्या है, आपके पार्टी के एक बड़े नेता होते थे, उन्होंने बयान दिया था इंदिरा इज इंडिया, बड़ा भारी पड़ा था। अब आपने भी कह दिया इंडिया यही है, मतलब जो ये 26 दल इकट्ठे हुए यही इंडिया है, और बाकी सब वो क्या है? ऐसा तो नहीं, भारी पड़ जाएगा देश के संदर्भ में ये दावा हनुमान जी? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, भारत की विचारधारा जो है उसमें आप और हम सब जानते हैं, जिसको हम देखते हुए बचपन से बड़े हुए हैं, कि अनेकता में एकता, राष्ट्र की विशेषता, और एक चिड़िया अनेक चिड़िया, उस तरह के हमने जो गाने सुने, मिले सुर मेरा तुम्हारा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस विचारधारा को केंद्र में रखा है? उन्होंने केवल हिंदू राष्ट्र कहकर बाकी लोगों को हमसे दूर करने की, खाई बांटने की कोशिश की है। इसलिए इंडिया वही है जो इस सारी विचारधारा को, देश की विचारधारा को, देश के अलग अलग रंग को, 5 कोस पर बदलते पानी और 10 कोस पर बदलती भाषा को जो समावेशित करता है, वही इंडिया है। वही इंडिया है, हनुमान जी का कहना है। कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं त्रिवेदी जी? आखिरी टिप्पणी त्रिवेदी जी की। जी त्रिवेदी जी, फिर समापन करेंगे हनुमान जी की हुई टिप्पणी से। जी
हिमांशु जी देखिए, जिस पार्टी ने 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, ये ऑन रिकॉर्ड है जी। और मैं एक उदाहरण इनकी ईमानदारी का बता देता हूं कि वैसे तो मतलब हजारों उदाहरण है, लाखों उदाहरण है कि 2013 में डीएमके ने समर्थन वापस किया था यूपीए से और 11 बजे और 4 बजे जो है स्टालिन जी जो आज यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनके बेटे को कस्टम्स ऑफिसर ने उठा लिया। जब प्रेस ने और सारी जनता ने बवाल किया तो 5 बजे वो अफसर वहां से छोड़ के भागे। ये तो एक उदाहरण है जी। और एनटी रामाराव जी जो जिनकी पार्टी भी अब जो इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, वो उनकी चुनी हुई सरकार को इन्होंने बर्खास्त किया था और 6 दिन में ट्रेन दिल्ली पहुंची थी। अगर पैदल भी आते तो मेरी समझ से आप मध्य प्रदेश तक पहुंच सकते हैं वहां आंध्रा से, और इनकी ट्रेन इन्होंने 6 दिन बाद पहुंचाई थी दिल्ली, क्योंकि हवाई जहाज सरकारी थे, वो ये देते नहीं। 6 दिन बाद ट्रेन दिल्ली पहुंची थी और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने परेड कराई थी अपने एमएलओ की और वापस में उनकी सरकार बहाल हुई थी। ये बहुत ही ज्यादा इतनी पुरानी बातें याद रहती है। हरीश रावत की सरकार के साथ आपने जो किया था वो आपको याद नहीं रहता त्रिवेदी जी? सवाल है ना, महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है किसने क्या किया था, वो उसने जो भी किया था जनता ने हर 5 साल में अपना फैसला दिया था। भाई कब तक आप गाते रहेंगे कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था? भाई जिन्होंने आपातकाल लगाया था, जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उन्हीं इंदिरा गांधी को इस देश की जनता ने ही 1980 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ वापस लाया था और आपके हवाले सत्ता की थी। आपसे 2.5 साल सत्ता ना चली और आपको खारिज कर दिया था। महत्वपूर्ण बात कुल मिला की है कि अनुमा जी हमें बता रही थी कि ये देश ऐसा है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो भाई बेंगलोर में 26 चिड़िया इकट्ठा थी, दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 38 चिड़िया इकट्ठी है, तो कौन ज्यादा समावेशी है? सवाल है ना। महत्वपूर्ण बात कुल मिलाकर इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल अब अपने हितों का परित्याग करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि आने वाले भविष्य में अगर अपने वजूद को बनाए रखना है तो कुछ ना कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, अन्यथा पूरी ही कुर्बानी हो जाएगी। कुल मिलाकर पटना से बेंगलोर तक का संदेश ये है। बेंगलोर से मुंबई तक भी क्या यह संदेश कायम रहेगा और त्याग करने की यह भावना बनी रहेगी? आज सोनिया गांधी ने चेयरमैन का पद छोड़ दिया है और साथ ही यूपीए के संदर्भ में भी इंडिया के रूप में बदलाव को तैयार कर लिया है। पर क्या ये इंडिया देश का भरोसा जीत पाएगा जो भारत है? क्या वो भारत इस इंडिया को स्वीकार करना पड़ेगा? और उससे भी ज्यादा इंतजार ये करना पड़ेगा कि क्या ये इंडिया 2024 तक कायम रहेगा या भाजपा की कोशिश है इस इंडिया को 2024 से पहुंचने से पहले ही बिखेर देगी? सवाल महत्वपूर्ण है, उत्तर के लिए इंतजार करेंगे। लेकिन अभी आप सभी मेहमानों से इजाजत लेंगे, तो आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष की एकता की जो कोशिश है, इसको व्यक्त करता हुआ हमारा आज का शेर है। हमारा आज का शेर कहता है कि जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते, कि जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते, मैं अपने आप से अब सुलह करना चाहता हूं। इफ्तिखार आरिफ ने जो ये कमाल का शेर लिखा था, इसे विपक्षी एकता की कोशिशों के संदर्भ में बड़ा मुफीद महसूस करते हैं। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? विचार कीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए साथ।